हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रीड़ाडू क्लासेज के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मित्रों, हम लोग कल वायुदाब और इसकी पेटियां एवं पवनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और सबसे पहले मित्रों, हम लोगों ने वायुदाब की पेटियों के बारे में कुछ सामान्य चीज़ें पढ़ी थी। इसके बाद में हम लोग वायुदाब की पेटियां प्रारंभ करने वाले थे कि इतने में अपनी क्लास लगभग 50 मिनट के आसपास हो गई थी। तो फिर अपन ने क्लास को आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा करके अपन ने यही सोचा कि हम लोग कल इसको पूरा करेंगे। तो मित्रों, एक बार अपन थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन करते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मित्रों देखो, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कल कि ये जो हमारा वायुदाब है, इसकी खोज ग्यूरिक महोदय ने की थी। किसने की थी मित्रों? ग्यूरिक महोदय ने। इसके बाद में मित्रों हम लोगों ने इसकी परिभाषा पढ़ी कि वायुदाब क्या होता है। तो इसमें पढ़ने पढ़ा था कि पृथ्वी के धरातल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले वायु के भार को वायुदाब कहा जाता है। इसके बाद में मित्रों इसकी इकाई पढ़ी, अर्थात इसको पढ़ा किस में इसको पढ़ा किस में जाता है। तो इसको किस में पढ़ा जाता है मित्रों? मिलीबार के अंदर। इसके बाद में मित्रों औसत वायुदाब पढ़ा पढ़ने। हमारा जो धरातल है उसका औसत वायुदाब देखा तो वो आया मित्रों 1013.25 मिलीबार। 1013.25 मिलीबार। और ये जो औसत वायुदाब है ये 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समुद्री सतह का वास्तविक वायुदाब है। इसके बाद में मित्रों इससे आगे अपन ने क्या देखा था? इसके बाद में देखो, हाँ, ये रहा। इसके बाद में अपन ने देखा था कि धरातल पर तापमान और वायुदाब में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, अर्थात विपरीत संबंध होता है। अर्थात किसी स्थान पर मान लो, जैसे अगर तापमान किसी स्थान पर ज्यादा है तो वहां पर वायुदाब कम होगा, और किसी स्थान पर अगर मान लो वायुदाब ज्यादा है तो वहां पर तापमान कम होगा। अर्थात दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। अर्थात एक ज्यादा है तो एक कम होगा, ये वाला सिस्टम है। इसके बाद में देखो मित्रों, जैसे कि कहीं अगर मान लो किसी स्थान पर तापमान ज्यादा है तो वहां पर वायुदाब कम होगा, और किसी स्थान पर अगर तापमान कम है तो वहां पर वायुदाब ज्यादा होगा। इसके बाद में देखो मित्रों, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान लगातार घटता जाता है, अतः वायुदाब निरंतर बढ़ता रहता है। अर्थात भूमध्य रेखा से हम लोग ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो लगातार क्या होता रहता है मित्रों? सूर्य के प्रकाश की किरणें कम पहुंच पाती है तो तापमान क्या होता है मित्रों? लगातार घटता जाता है। तो अर्थात वहां पर वायुदाब बढ़ता जाएगा। इसके बाद में देखो मित्रों, आगे देखते हैं। संपूर्ण वायुमंडल में धरातल से ऊपर जाने पर प्रत्येक 180 मीटर की ऊंचाई पर, ये कल मैंने थोड़ा गलती से शायद 3.4 लिख दिया था, ये 34 मिलीबार है। कितना है मित्रों? ये 34 है। कितना है? 34 मिलीबार की दर से वायुदाब निरंतर घटता जाता है। अर्थात 180 मीटर ऊपर जाएंगे तो 34 मिलीबार वायुदाब क्या हो जाएगा मित्रों? कम हो जाएगा। इसके बाद में मित्रों, जबकि धरातल के समीपस्थ भागों में यह दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होती है। इसके बाद में मित्रों, ये जो वायुदाब है इसको मापने का यंत्र क्या देखा था अपन ने? बैरोमीटर। क्या देखा था मित्रों? बैरोमीटर, जिसको कि वायुदाब मापी भी कहा जाता है। इसके बाद में देखो मित्रों, समदाब या आइसोबार रेखाएं, अर्थात समदाब या आइसोबार रेखाएं क्या होती है? तो इसमें देखो मित्रों, धरातल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, यानी धरातल के ऊपर समान वायुदाब, अर्थात एक समान जहां पर वायुदाब होगा उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदाब रेखाएं या आइसोबार रेखाएं कहलाती है। इसके बाद में देखो मित्रों, पौने सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। अर्थात पौने सदैव किस तरफ चलती है मित्रों? जहां पर उच्च वायुदाब है, और जहां पर निम्न वायुदाब है ना, तो ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। और इसका मैंने आप लोगों को एक अपना पारिवारिक उदाहरण देके बताया था कि जैसे मान लो अपने परिवार में दो भाई हैं, तो उनमें से जैसे मान लो जिस भाई की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो वो जब भी जो कमजोर वाला है उसको सहयोग की जरूरत होगी तो वो सहयोग कर देगा। उसी प्रकार से मित्रों, जहां पर वायुदाब उच्च है तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती है ये। इसके बाद में देखो मित्रों, लेकिन जो पवनों की दिशा और जो मात्रा और गति है ये उनके दाब प्रवणता
के ऊपर निर्भर करती है। दाब प्रवणता का मतलब है मित्रों कि उनके ये जो, जैसे मान लो मित्रों ये दो स्थान है, एक पहला स्थान ये है और दूसरा स्थान ये है। यहाँ का वायु दाब है मित्रों 1025 मिलीबार, 1025 मिलीबार, और यहाँ का वायु दाब है मित्रों 1026 मिलीबार। तो अर्थात इनके वायु दाब में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर मान लो जैसे मित्रों ये कोई दूसरा स्थान देखें अपन ए और बी, तो मित्रों यहां पर जैसे मान लो यहाँ का वायु दाब है 990 और यहाँ का वायु दाब है मित्रों 1070। तो इनके अंदर क्या है मित्रों, अंतर ज्यादा है, अर्थात दाब प्रवणता दर अधिक है। तो दाब प्रवणता दर अधिक होगी तो वहां पर इनकी स्पीड, इनकी मात्रा भी ज्यादा होगी। इसके बाद में देखो मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने ये जो हमारे वायुदाब की पेटियां निर्मित हो रही है, इनको कुछ हद तक अपना पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल भी प्रभावित करता है। तो इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और इनमें पढ़ा था कि ये अपकेंद्रीय बल है, ये अप धन केंद्र, यानी दो शब्दों से मिलकर के बना है। और अर्थात इसका मतलब ये होता है मित्रों कि ये केंद्र से या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ हम लोग जाएंगे ना, तो ये लगातार कम होता रहता है। जबकि ये मित्रों जो गुरुत्वाकर्षण बल था ये अपन ने देखा था कि ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है और भूमध्य रेखा के ऊपर न्यूनतम होता है। इसके बाद में देखो मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, इसके बाद में हम लोगों ने वायुदाब की पेटियों के बारे में भी देखा था। तो इसमें देखो मित्रों सबसे पहले अपने ये जो वायुदाब की पेटी है पहले नंबर वाली, ये मित्रों विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, और इसको डोल ड्रम भी कहा जाता है, इसको शांत पेटी भी कहा जाता है। इसके बाद में मित्रों उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, इसको अश्वक्षांश भी कहा जाता है, और ये दोनों गोलार्धों में होती है। और हम लोग अभी इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सामान्य बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इसके बाद में मित्रों हम लोगों ने तीसरी पढ़ी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, और इसके बाद में चौथी है मित्रों ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो देखिए मित्रों किस प्रकार से इन पेटियों का निर्माण होता है और मानचित्र के अंदर इनकी स्थिति क्या होती है, तो वो सारी चीजें हम लोग अब आगे देखते हैं। तो देखो मित्रों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर रूप से वायुदाब की पेटियां। क्या स्टार्ट करते हैं मित्रों, वायुदाब की पेटियां। तो देखो वायुदाब की पेटियां, और मित्रों इनमें मैंने आप लोगों को प्रारंभ में बताया था कि ये कुल है ना, ये जो वायुदाब की पेटियां हैं ये अपनी पृथ्वी के ऊपर चार प्रकार की, प्रकार तो कितने मित्रों, चार, और चार प्रकार की 7 वायुदाब पेटियां हैं। 4 प्रकार की 7 वायुदाब पेटियां हैं, 4 प्रकार की 7 वायुदाब पेटियां हैं। तो इनमें मित्रों देखो सबसे पहले जो अपने पहले नंबर की जो वायुदाब पेटी है ना, उसका नाम है मित्रों भूमध्य रेखीय। क्या नाम है मित्रों इसका, भूमध्य रेखीय निम्न, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो देखिए मित्रों इसकी स्थिति होती है, इसकी स्थिति देखेंगे सबसे पहले अपन। तो इसकी स्थिति क्या है मित्रों, 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी, उत्तरी व दक्षिणी, उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य, उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य, अर्थात मित्रों मध्य होती है। अर्थात 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री उत्तरी
और दक्षिणी अक्षांश, दोनों अक्षांशों के मध्य ये पाई जाती है। इसके बाद में मित्रों देखो, हम लोग देखेंगे उत्तरदायी कारक, या इसके बनने का कारण क्या है, इसके बनने का कारण क्या है। तो मित्रों इसके बनने का कारण है, अर्थात ये क्या है, ताप जनित है। अर्थात इसका निर्माण किसके कारण हुआ है मित्रों, ताप के कारण। अर्थात ताप के कारण किस प्रकार से, मित्रों ये सूर्य है ना, ये भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, तो यहां पर क्या है मित्रों, तापमान ज्यादा है। यहां पर क्या है मित्रों, तापमान ज्यादा है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जहां पर तापमान ज्यादा होता है वहां पर वायुदाब कम होता है। तो यहां पर क्या है मित्रों, ये ताप जनित है और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। ये क्या है मित्रों, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है। अब आगे देखो मित्रों, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ये ताप जनित तो है ही, साथ ही साथ हमारी पृथ्वी का जो, हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन घूर्णन बल है, घूर्णन बल है, उसके कारण जो यहाँ की, उसके कारण पृथ्वी का घूर्णन बल, एक मिनट, ये अपन ने लाइन बैठी नहीं, देखो अर्थात इसमें देखो मित्रों कि पृथ्वी के घूर्णन बल से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के कारण, बल के कारण यहाँ की पौने गर्म व हल्की होकर, अर्थात मित्रों जो गर्म पवन होती है वो वजन में हल्की होती है, और जो ठंडी पवन होती है वो वजन में क्या होती है मित्रों, भारी होती है। तो गर्म व हल्की होकर अंतरिक्ष में, या अंतरिक्ष की जगह पर लिखेंगे वायुमंडल में, क्या लिखेंगे मित्रों, गर्म होकर वायुमंडल में चली जाती है। इस कारण से मित्रों यहां पर क्या होता है मित्रों, इस कारण से मित्रों यहां पर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। इसके बाद में मित्रों दूसरी देखो, दूसरे नंबर की जो वायुदाब पेटी है उसका नाम है मित्रों उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। अर्थात मित्रों जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र था वहां पर तापमान ज्यादा था, तो वहां पर निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण हो रहा था, जबकि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर तापमान थोड़ा कम हो जाता है। और इसके अलावा अपने जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उससे उत्पन्न जो अपकेंद्रीय बल है उसके कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मित्रों इसकी स्थिति देखेंगे अपन, इसकी क्या देखेंगे, स्थिति देखेंगे। तो देखो इसकी स्थिति, तो मित्रों इसकी स्थिति होती है 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी
अक्षांश 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य इस पेटी का निर्माण होता है। क्या होता है मित्रों? 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य इस पेटी का निर्माण होता है। देखो मित्रों, होता है। इसके बाद में देखो मित्रों, इस पेटी के निर्माण का कारण, तो मित्रों देखो, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अर्थात देखो मित्रों, इसमें पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न, इसकी जगह इसमें आएगा, देखो पृथ्वी के, हाँ यहां पर देखो, पृथ्वी के कोरियोलिस बल के प्रभाव से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की गर्म पौने ठंडी व भारी होकर ठंडी व भारी होकर नीचे उतरने के कारण इस पेटी का निर्माण होता है। समझ में आ गया मित्रों? अर्थात हमारी जो पृथ्वी का जो कोरियोलिस बल है, उसके कारण मित्रों जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की जो पौने थी, जो कि गर्म होकर के हल्की होकर ऊपर चली गई थी, वो वापस नीचे की ओर उतर जाती है और उससे उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। इसके बाद में मित्रों आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे देखो, जो तीसरे नंबर की पेटी है मित्रों, तो देखो इसका नाम है मित्रों उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो मित्रों इसकी जो स्थिति है वो स्थिति इस प्रकार से है मित्रों। देखो तो ये स्थिति है इसकी 60 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश से उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी
व दक्षिणी दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। अब मित्रों देखो, लिखने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है और लिखने में जैसे हाथ दर्द भी हो रहा है, तो लिखने से ज़्यादा मज़ा समझाने के अंदर आता है। तो देखो मित्रों, अब कुछ चीज़ें लिखनी है तो वो लिखनी भी पड़ेगी। अब इनकी स्थिति नहीं समझाएंगे तो फिर मैं चित्र बना करके समझाऊंगा तो वो चीज़ें आपके समझ में नहीं आएगी। तो देखो मित्रों, इसके बाद में देखो यहाँ पर क्या होता है मित्रों, जो हमारी पृथ्वी पृथ्वी की घूर्णन गति है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जिस प्रकार से ये पौने भी पृथ्वी से दूर चली जाती है, पृथ्वी से दूर चली जाती है। और इस कारण यहाँ पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। इसके बाद में देखो मित्रों, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। इसके बाद में मित्रों देखो, जो हमारे चौथे नंबर की जो पेटी है, उसका नाम है मित्रों ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो मित्रों इसका जो निर्माण या जो इसकी जो स्थिति है, अर्थात ये कहाँ पर बनती है, तो मित्रों इसकी स्थिति है मित्रों 85 से 85 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश से, उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य इस पेटी का निर्माण होता है। ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखो मित्रों, अब हम लोग इसका कारण देखेंगे। भाई इसका कारण क्या है इसका, तो इसका पहला कारण तो मित्रों ताप जनित है ये। अर्थात आप लोगों को पता होगा कि जो अपनी भूमध्य रेखा है वहां पर क्या है मित्रों, सर्वाधिक ताप पाया जाता है, जबकि जो अपना ध्रुवीय प्रदेश है वहां पर तापमान कम होता है। इसके अलावा मित्रों मैंने आप लोगों को दूसरी चीज बताई थी कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है, और ये सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल है ये जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से जो पौने ऊपर की तरफ उठी थी उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और आकर्षित करके यहाँ पर उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण करता है। गुरुत्वाकर्षण बल का सर्वाधिक पाया जाना भी इसका कारण है। इसके बाद में मित्रों तीसरा कारण क्या है मित्रों,
अपकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल का न्यूनतम होना। अपकेंद्रीय बल का न्यूनतम होना, ये भी इसके निर्माण हेतु उत्तरदायी है। अब मित्रों ये जो चारों वायुदाब की पेटियां हैं, 4 प्रकार की 7 वायुदाब की पेटियां हैं, तो इनका हम लोग चित्र बना करके देखते हैं। तो देखो मित्रों, जैसे हम लोग वायुदाब की पेटियां हैं, इनका चित्र बनाते हैं। क्या बनाएंगे मित्रों? एक चित्र बनाएंगे। तो इस चित्र के अंदर देखो मित्रों, ये जैसे मान लो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है मित्रों? पृथ्वी है। इस पृथ्वी के अंदर यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये क्या है मित्रों? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये क्या है? ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इसी का दूसरा नाम है मित्रों भूमध्य रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या है मित्रों? भूमध्य रेखा। इसके बाद में देखो मित्रों, अब ये 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, तो इसको अपन उत्तर वाले को अपन एन से लिख देंगे और दक्षिण वाले को अपन एस से लिख देंगे। तो कहने का मतलब यहां पर देखो मित्रों, यहां पर जो वायुदाब की पेटी है जिसका निर्माण हो रहा है, उसका नाम होगा मित्रों भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और मित्रों अगर इसका कारण लिखे अपन साथ में, भाई इसका निर्माण किसके कारण हुआ है, तो मित्रों ये क्या है? ताप जनित है। अर्थात इसी के हेतु उत्तरदायी कारक कौन सा है मित्रों? ताप। तापमान के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद में देखो मित्रों, आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। तो देखो इसके बाद में ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर 30 डिग्री नॉर्थ और ये उत्तरी गोलार्ध में ही 30 से 35 और ये दक्षिणी गोलार्ध में मित्रों 30 डिग्री और ये 35 डिग्री। तो देखो इसको भी एन से लिख देंगे, इसको 30s और इसको 35s। तो यहां पर जिस पेटी का निर्माण हो रहा है, ये देखो मित्रों, यहां पर जो अपने वायुदाब की पेटी बन रही है उसका नाम होगा मित्रों उपोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। और मित्रों अगर इसका कारण देखेंगे, कारण लिखेंगे अपन, तो ये क्या है मित्रों? गति जनित है। अर्थात हमारी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उस पे उत्पन्न जो अपकेंद्रीय बल है उनके कारण इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद में देखो मित्रों, अब ये भी सेम ही है, ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, तो ये भी वही है। तो इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखो मित्रों, चौथी जो वायुदाब की पेटी है वो देखते हैं अपन। तो देखो ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये मित्रों 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अर्थात ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एस लिख दिया और इसको 65 को भी क्या लिख दिया अपन ने? एस। तो यहां पर जिस वायुदाब पेटी का निर्माण हो रहा है उसका नाम है मित्रों उपध्रुवीय हाँ यहां पर निम्न आएगा। क्या आएगा मित्रों? यहां पर निम्न आएगा। तो देखो मित्रों, वो अपनी लाइन भी गई, देखो एक बार वापस लाइन बनाते हैं। हाँ यहीं से बना देते हैं, ये बना दी लाइन
और ये देखो, आगे देखते हैं। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद में मित्रों, अब यहाँ नीचे भी ये लिखेंगे तो शॉर्ट में लिख देते हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखो मित्रों, यहाँ पर ये 85 डिग्री, यहाँ पर ये 85 डिग्री एन उत्तरी अक्षांश, और ये 90 डिग्री एन, यानी 85 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में जो वायुदाब की पेटी होगी, वहां पर एन लिख दिया अपन ने, तो नीचे की तरफ भी बनाएंगे, तो ये 85 एस और ये 90 एस, अर्थात ये 0 डिग्री से ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश, और 0 डिग्री से नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध या दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में देखो मित्रों, ये जो वायुदाब की पेटी है, इसका नाम है मित्रों, देखो इसका नाम है मित्रों ध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इनके कारण ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। तो वही सेम नाम यहाँ पर आएगा, इसको अपन शॉर्ट में लिख देंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ये शॉर्ट में लिख दिया मित्रों अपन ने। तो देखो मित्रों, ये भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी ताप जनित है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों के अंदर गति जनित है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ये भी मित्रों क्या है, गति जनित है, ये भी क्या है मित्रों, गति जनित है। और ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों के अंदर, ये भी क्या है, ताप जनित है। तो इस प्रकार से देखो मित्रों, ये तो इनके 4 प्रकार हो गए, ये तो क्या हो गए, इनके 4 प्रकार हो गए। और ये कुल 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 प्रकार हो गए इनके। 4 प्रकार की 7 वायुदाब पेटियां हमारे वायुमंडल के अंदर पाई जाती है, वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में देखो मित्रों, अब ये जो वायुदाब की पेटियां हैं, इनका कारक बता दिया मैंने आपको, उत्तरदायी चीजें बता दी। तो इस प्रकार से अपने ये वायुदाब की पेटियां हैं मित्रों। अब इसके बाद में अपन देखते हैं मित्रों, अपनी क्लास कितनी हो गई आज। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में मित्रों पौने, इसके बाद में क्या है मित्रों, पौने। अब कहने का मतलब हमारा जो वायुदाब वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। और इस वायुदाब के बाद में देखो मित्रों, हम लोग पौनों के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं मित्रों, पौनों के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है मित्रों अपना, पौने। और ये जो पौने हैं मित्रों, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि पौने हमेशा उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से निम्न, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, तरफ चलती है। अर्थात ये जो पौने चलती है मित्रों, इन्हीं से वायुदाब की पेटियों का निर्माण हो रहा था। और पौनों के बारे में बता ही दिया मैंने आप लोगों को कि ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। लेकिन आगे देखो, लेकिन आगे लिखते हैं, लेकिन, लेकिन पृथ्वी की, पृथ्वी की घूर्णन गति से, घूर्णन गति से उत्पन्न अपकेंद्रीय,
अप केंद्रीय बल के कारण ये पौने ये ये पौने ये पौने सीधी नहीं चलती है, सीधी नहीं चलती है। क्या नहीं चलती है मित्रों? सीधी नहीं चलती है। फिर मित्रों इसके अंदर अपने ये जो पौने हैं, इन पौनों से संबंधित दो नियम प्रसिद्ध है। एक पहला नियम है मित्रों फेरेल का नियम। एक पहला तो कौन सा है मित्रों? फेरेल का नियम। फेरेल का नियम। तो फेरेल मोदे ने क्या बताया मित्रों? फेरेल मोदे ने बताया मित्रों कि जब पौने चलती है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है। क्या बताया इन्होंने? फेरेल मोदे ने बताया मित्रों कि पौने उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बाईं ओर मुड़ती है। अर्थात मित्रों फेरेल मोदे ने क्या बताया कि पौने पौने चलते समय पौने चलते समय उत्तरी गोलार्ध उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर व दक्षिणी व दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर बाईं ओर बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है। अर्थात मित्रों इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये अपनी क्या है? पृथ्वी है। ये क्या है मित्रों? अपनी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के ऊपर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। तो मित्रों जैसे मान लो इसके अंदर ऊपर से हवाएं चल रही है, इस प्रकार से ये पवनें चल रही है, तो इस पवन का देखो मित्रों दाईं तरफ क्या होगा मित्रों? अर्थात इसको आप इस प्रकार से मानो कि जैसे मान लो, हाँ कि जैसे मान लो मित्रों ये पवन चल रही है, ये क्या चल रही है मित्रों? ये पवन चल रही है। तो इसका इसका दायां भाग ये वाला होगा और बाएं तरफ का भाग ये होगा। तो कहने का मतलब उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये पवन इस तरफ घूम जाएगी, सीधी चलती चलती इस तरफ घूम जाएगी, इसका दायां भाग ये है। और जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है इसके अंदर मान लो ये पवन चल रही है, तो इसका दायां इस तरफ है और बायां इस तरफ है, तो ये इस तरफ घूम जाएगी। समझ गए? अर्थात उत्तरी गोलार्ध के अंदर दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बाईं ओर मुड़ जाती है। इसके बाद में मित्रों एक दूसरा नियम और है, और वो नियम देखते हैं अपन। ये पवनों से ही संबंधित है, और ये पहला नियम फेरेल मोदे ने दिया था, इस कारण से इसको फेरेल का नियम भी कहते हैं। और ये जो दूसरा वाला नियम है ये बोयज बेल्ट नामक आदमी ने दिया था। बोयज बेलेट या बोयज बेलेज नामक विद्वान ने दिया था। तो इस नियम को उन्हीं के नाम के आधार पर जाना जाता है। तो देखो मित्रों दूसरा वाला जो नियम है इसको बोलते हैं मित्रों बोयज बेलेज, बोयज बेलेज का नियम, बोयज बेलेज का नियम। तो ये नियम उन्होंने क्या बताया मित्रों? उन्होंने बताया मित्रों कि ये जो बोयज बेलेज के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में
उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर, बाईं ओर, बाईं ओर निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब पाया जाता है। यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर बाईं ओर, बाईं ओर क्या होता है मित्रों, जैसे मान लो मैं खड़ा हुआ हूं, मैं क्या हूं मित्रों, मैं खड़ा हुआ हूं आपके सामने। अब मैं उत्तरी गोलार्ध में खड़ा हूं, तो मेरा ये दायां इस तरफ है और बायां इस तरफ है। तो अर्थात ये जो बाएं तरफ का भाग है, यहां पर इस तरफ निम्न वायुदाब का निर्माण होगा, जबकि ये जो दाएं तरफ वाला भाग है वहां पर उच्च वायुदाब का निर्माण होगा। तो इन्होंने क्या बताया मित्रों, कि बाईं ओर, इन्होंने क्या बताया कि बाईं ओर निम्न वायुदाब, बाईं ओर निम्न वायुदाब पाया जाता है, जबकि जबकि दाईं ओर, दाईं ओर उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब पाया जाता है। इसके बाद में मित्रों अब हम लोग पढ़ेंगे मित्रों इसके अंदर पवनों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे मित्रों, पवनों के प्रकार, पवनों के प्रकार, अर्थात हमारी पृथ्वी के ऊपर या हमारे वायुमंडल के अंदर जो पवनें चलती है वो कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों जो पहली जो पवन है उनको कहा जाता है मित्रों स्थायी पवन। क्या कहा जाता है मित्रों, स्थायी पवन। और इसी का दूसरा नाम है मित्रों ग्रहीय पवन, ग्रहीय पवन। इसी का दूसरा नाम है मित्रों सनातनी पवन। क्या नाम है मित्रों इसका, सनातनी पवने, ग्रहीय पवने या सनातनी पवने या स्थायी पवने। और शायद मित्रों इसका एक और नाम होगा, वो मैं देखता हूं। हाँ, इसके बाद में मित्रों प्रचलित पवने, इसका एक और नाम कौन सा है मित्रों, प्रचलित पवने। और मित्रों ये 3 प्रकार की है, यानी ये जो स्थायी पवने हैं इन्हीं का दूसरा नाम ग्रहीय पवने है, इन्हीं का दूसरा नाम सनातनी पवने है और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है मित्रों, प्रचलित पवने है। यानी एक पवन के 4 नाम है। लेकिन आप लोग मुख्य रूप से ध्यान रख लो कि ये क्या है, स्थायी पवने, अर्थात ये हमेशा एक दिशा के अंदर ही चलती है। और ये कौन कौन सी हैं, तो देखो मित्रों इनके अंदर पहला है आपके व्यापारिक पवने। पहली कौन सी है मित्रों, व्यापारिक पवने। इसके बाद में मित्रों दूसरे नंबर पर है मित्रों पछुआ पवने। दूसरे नंबर पे कौन सी है मित्रों, पछुआ पवने। और फिर तीसरे नंबर पर है मित्रों ध्रुवीय पवने। दूसरे नंबर पे कौन सी है मित्रों, ध्रुवीय पवने। पहले नंबर पे व्यापारिक पवने, दूसरे नंबर पे पछुआ पवने और तीसरे नंबर पे ध्रुवीय पवने। अब मित्रों मैं इनकी स्थिति बताता हूं आप लोगों को। तो पहले यहां पर बता दूं इनकी स्थिति। तो ये जो व्यापारिक पवने हैं मित्रों, ये 5 डिग्री एन और एस, अर्थात 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से 30 डिग्री एन एस, अर्थात 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध इन दोनों के मध्य पाई जाती है। अर्थात 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, इसके बीच में भी व्यापारिक पवनें चलती है। और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य भी ये पवनें चलती है। यहाँ पर केवल स्थिति ध्यान रख लो, आगे मैं आप लोगों को चित्र बना करके समझा दूंगा अभी। तो देखो मित्रों इसके बाद में जो पछुआ पवनें हैं, ये पछुआ पवनें चलती है मित्रों 35 डिग्री एन एस, यानी ओब्लिक लिखा है मैंने, एन एस का मतलब है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों लिख दी मैंने एक साथ।
35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री एन ओब्लिक एस, अर्थात 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। इसके बाद में मित्रों ध्रुवीय पवने, तो मित्रों ये जो ध्रुवीय पवने हैं ये 65 डिग्री एन एस से 85 डिग्री एन एस के मध्य पाई जाती है। अब मित्रों ये ऐसे समझ में नहीं आई तो इनको इस प्रकार से समझो कि जैसे अब देखो मैं चित्र बना करके बताता हूं आप लोगों को कि जैसे मान लो मित्रों ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी के ऊपर देखो मित्रों ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये क्या है मित्रों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। या इनको मित्रों अपन पीछे वाला जो अपना चित्र था उसमें भी समझ सकते हैं। तो देखो एक बार वापस चलते हैं अपन। हाँ ये देखो मित्रों, ये देखो ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है ये। तो देखो मित्रों इनकी जो दिशा होती है ये वाली होती है, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में ये होती है। और ये कौन सी पवन है मित्रों, व्यापारिक पवन। ये कौन सी पवन है मित्रों, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने। और इसके बाद में देखो मित्रों हाँ देखो आगे, और दक्षिणी गोलार्ध है तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मित्रों इनकी दिशा ये होती है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मित्रों इनकी दिशा क्या होती है, ये वाली, ये वाली। और ये भी क्या है मित्रों, व्यापारिक पवन ही है, ये भी क्या है, व्यापारिक पवन ही है। बस फर्क ये है कि वो उत्तरी गोलार्ध में चल रही है और ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर चल रही है। अब मित्रों अगर ये मान लो व्यापारिक पवनों की दिशा अगर वो अपने से पूछे ना कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर, अर्थात जैसे मान लो वो अपने से क्वेश्चन पूछे कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा बताओ, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की, व्यापारिक पवनों की दिशा बताओ। तो क्या लिखेंगे मित्रों हम लोग दिशा। अब जैसे मान लो आप लोगों को पता होगा कि जैसे मान लो मित्रों ये हमारी 4 दिशाएं हैं, ऊपर वाली उत्तर दिशा, ये नीचे वाली दक्षिण दिशा, इधर वाली पश्चिम दिशा और ये इधर वाली पूर्व दिशा, ये 4 दिशाएं हैं मित्रों। अब देखो वो जो पवनें चल रही है वो इस तरफ इस प्रकार से चल रही है, तो उनकी दिशा लिखेंगे मित्रों हम लोग उत्तरी गोलार्ध के अंदर कि ये पवनें उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रही है, दक्षिण पश्चिम की तरफ चल रही है। और अगर मान लो वो इन्हीं पवनों की दिशा अपने को दक्षिणी गोलार्ध में पूछ लें तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या लिखेंगे मित्रों हम लोग इनकी दिशा, कि जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है तो दक्षिणी गोलार्ध में इस तरफ चल रही है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है। कहां पर चल रही है मित्रों, उत्तर पश्चिम की ओर। इस प्रकार से इनकी दिशा बताएंगे। तो अगर आप लोगों को इस प्रकार से दिशा याद रह जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर दिशा याद नहीं रहती तो ये तीर के निशान याद कर लो, और तीर एक ही तीर का निशान अलग है, बाकी का ये जो व्यापारिक और जो ध्रुवीय पवने हैं इनका तीर का निशान तो सेम है, इनका तीर का निशान तो सेम है, बाकी की जो पछुआ पवने हैं उनका तीर का निशान अलग होगा। और अगर आप लोगों ने तीर का निशान दिमाग में बिठा लिया तो परीक्षा के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर वैसे दिशाएं याद करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन अगर जिंदगी के अंदर ये तीर का निशान दिमाग में बिठा लिया तो ये कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद में देखो मित्रों ये जो पछुआ पवने हैं, ये पछुआ पवने 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलती है। तो इनकी दिशा ये उल्टी होगी, इस प्रकार से चलेंगी, ये
इनकी दिशा ये होगी। और इनको क्या नाम दिया अपन ने? पछुआ पौने, पछुआ पौने। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें अपन, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये इस प्रकार से चलेंगी। किस प्रकार से चलेंगी? इस प्रकार से। ये भी पछुआ पौने ही है, ये भी क्या है मित्रों? पछुआ पौने ही है, दोनों गोलार्धों में चल रही है। अब अगर मान लो बिल्कुल इस तरीके से अगर दिशाएं याद करेंगे, तो जैसे मान लो वो पूछ ले कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर पछुआ पवनों की दिशा बताओ, तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर मित्रों पछुआ पवनों की दिशा होगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें मित्रों, तो इनकी दिशा होगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर। इस प्रकार से दिशाएं आपको याद रखनी पड़ेगी। तो उससे बढ़िया है मित्रों आप लोग तीर के निशान याद कर लो ना। अगर तीर के निशान याद हो गए तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और जो ध्रुवीय पौने उनकी दिशा तो बिल्कुल जो व्यापारिक पौनों की दिशा है वही ध्रुवीय पौनों की दिशा है। जो व्यापारिक पौनों की दिशा है वही ध्रुवीय पौनों की दिशा है। तो ये तीर के निशान इस प्रकार से याद रख लो। यहां पर लिख देंगे अपन ध्रुवीय पौने। और इनकी स्थिति मैंने आप लोगों को बताई दी। ध्रुवीय पौने 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य और 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 85 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य चलती है। तो इस प्रकार से मित्रों अगर ये तीर तीन के निशान याद कर लिया आप लोगों ने, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसके बाद में देखो मित्रों आगे देखते हैं। अब जिस प्रकार से देखो मित्रों, जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी के ऊपर या वायुमंडल के अंदर ये तीन प्रकार की पवनें हैं स्थायी पवनों के अंतर्गत, तो इसी प्रकार की, तो देखो जो मित्रों हमारा शोभ मंडल है, शोभ मंडल के शोभ मंडल के अंदर शोभ मंडल के अंदर इन तीनों पवनों, अर्थात ये जो तीनों पवने चल रही है ना मित्रों, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, ठीक इनसे इनके ऊपर की तरफ शोभ मंडल में इसी प्रकार की विपरीत दिशा से पवने चलती है। और वो जो विपरीत दिशा से जो पवने चल रही है वो कोशिका का निर्माण करती है। किसका निर्माण कर रही है मित्रों? कोशिका का निर्माण कर रही है। और वो कोशिका जैसे व्यापारिक जो पवने हैं उनके ऊपर जो कोशिका का निर्माण हो रहा है उसको हेडली सेल कहते हैं या हेडली कोशिका कहते हैं। और जो मित्रों पछुआ पवनों के ऊपर जो जिस कोशिका का निर्माण हो रहा है उसको फेरेल कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? फेरेल कोशिका। और जो ध्रुवीय पवनों के ऊपर जिस कोशिका का निर्माण हो रहा है उसको ध्रुवीय कोशिका कहा जाता है। अब मित्रों मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। अर्थात मित्रों देखो, हाँ या फिर मित्रों अपन इसको कल देखेंगे। इससे पहले जो अपने ये जो पौने हैं इन पौनों के बारे में थोड़ा बहुत सामान्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ एक बार इसी को पूरा करते हैं अपन। देखो हाँ, अब देखो मित्रों ये जो हमारे तीन प्रकार की जो पौने हैं, ये हमारे तीन प्रकार की जो पौने हैं कौन कौन सी? व्यापारिक पौने, पछुआ पौने और ध्रुवीय पौने। इनके अलावा मित्रों जो हमारे चार प्रकार की, मतलब चार प्रकार की सात जो वायुदाब पेटियां पड़ी थी, तो इनकी इनको सम्मिलित रूप से इनकी कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं देखते हैं मित्रों। तो देखो सबसे पहले पहली है मित्रों, सबसे पहले देखो कि जो अपने 0 डिग्री से 0 से
5 डिग्री उत्तरी व या इसको ये सब चीजें एक बार अपन चित्र में ही देख लेते हैं। तो देखो मित्रों, एक बार वापस में चित्र बना करके समझाता हूं आपको। तो देखो मित्रों कि जैसे मान लो, हाँ, जैसे मान लो मित्रों ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है मित्रों, हमारी पृथ्वी है। अब इस हमारी पृथ्वी के ऊपर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये क्या है मित्रों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है मित्रों, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसी का दूसरा नाम है मित्रों भूमध्य रेखा। इसी का दूसरा नाम क्या है मित्रों, भूमध्य रेखा। और इस भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर भूमध्य रेखीय, ये इसको लाल पेन से लिखता हूं मैं। देखो, भूमध्य रेखीय निम्न, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, वायुदाब पेटी का निर्माण हुआ है। यहाँ पर भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण हुआ है। इसके बाद में देखो मित्रों, हाँ देखो, हाँ ये देखो 30 से लेकर के 35 नॉर्थ नॉर्थ। तो यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण हुआ है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण हुआ है। ये दोनों ही गोलार्धों के अंदर है। ये कहाँ पर है मित्रों, दोनों ही गोलार्धों के अंदर है। तो इसको 30 से 35, यहाँ पर 30 से 35, यहाँ पर एस लिख देंगे इनको। एस का मतलब दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं अपन, और अगर मैंने एन लिखा है तो इसका मतलब हम लोग उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वही सेम हो गया, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। इसके बाद में मित्रों 60 से 65, 60 से 65, तो 60 से 65 में देखो मित्रों, इसको अपन ने नाम दिया उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और इसके बाद में मित्रों 85 से 90, और यहाँ पर नीचे भी आ जाएगा ये 60 से 65। और इस 60 से 65 को अपन क्या नाम देंगे, उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न, हाँ उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद में फिर यहाँ 85 से 90 आ जाएगा, 85 से 90। इसको अपन ने नाम दिया ही ध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो देखो मित्रों, ये जो हमारे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है, इसको ये जो है ना, इसको इसको डोलड्रम, इसको डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, एग्जामिनर अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है कि डोलड्रम या शांत पेटी किसे कहते हैं। तो ये किसको कहा जाता है मित्रों, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को। इसके बाद में मित्रों, ये जो अपने उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, इनको अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, दोनों ही गोलार्धों के अंदर। अश्व अक्षांश क्यों कहा जाता है मित्रों, कि जब पहले के टाइम पे व्यापारी लोग
नावों में इनमें बैठ करके जब व्यापार करने के लिए जाते थे, तो समुद्र के अंदर जब तूफान आता था तो इन अक्षांशों के मध्य आते ही वो नावें पलटने की स्थिति में हो जाती थी। तो उस समय के जो यात्री या जो व्यापारी थे वो अपने जहाजों में से या नावों के अंदर से घोड़ों को समुद्र के अंदर फेंक दिया करते थे। इस कारण से मित्रों इन अक्षांशों के मध्य जो ये स्थान है इसको अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में मित्रों देखो, अब ये 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच वाला ये डोलड्रम या शांत पेटी हो गई। इसके बाद में मित्रों 5 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री यहाँ पर व्यापारिक पवने चल गई। कौन सी पवने चल गई मित्रों? व्यापारिक पवने। और व्यापारिक पवने मैंने आप लोगों को दिशा बताई थी, अगर आपको दिशा याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो तीर के निशान याद कर लो। इसके बाद में मित्रों 35 से लेकर के 60 के बीच में हम लोगों ने पछुआ पवनों की दिशा पढ़ी, पछुआ पवनों की दिशा पढ़ी। और इन पछुआ पवनों की दिशा इस प्रकार से ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर है। अब मित्रों देखो, ये जो पछुआ पवने हैं ये उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो स्थलीय भाग की अधिकता है, इस कारण से उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। जबकि जो अपना दक्षिणी भाग है या दक्षिणी गोलार्ध है इसमें जल की अधिकता है और इस कारण से इसको जलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। और मित्रों यहाँ पर ये जो अपने पछुआ पवने चलती है इनकी क्या है, पानी या जल ज्यादा होने के कारण इनकी स्पीड ज्यादा होती है। यहाँ पर इनकी क्या होती है मित्रों? स्पीड ज्यादा होती है। और स्पीड ज्यादा होने के कारण जो ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये जो पछुआ पवने चलती है, जैसे 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इनको 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मित्रों इनको क्या कहा जाता है? गरजती चालीसा। क्या कहा जाता है मित्रों यहां पर इनको? गरजती चालीसा, गरजती चालीसा कहा जाता है। इसके बाद में मित्रों 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इनको 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इनको क्या कहा जाता है मित्रों? यहां पर इनको भयंकर या डरावनी पचासा, भयंकर, भयंकर या डरावनी पचासा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मित्रों? क्योंकि यहां पर इनकी स्पीड ज्यादा होती है। स्पीड किस कारण से ज्यादा है? जलीय भाग की अधिकता के कारण। और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इनको चीकता साटा, चीकता साटा के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में देखो मित्रों, हम लोगों ने आज वायुदाब की पेटियों के बारे में पढ़ा और वायुदाब की हम लोगों ने मित्रों 4 प्रकार की 7 वायुदाब पेटियां विस्तार से पढ़ी, उनको चित्र के माध्यम से भी समझा और बढ़िया तरीके से हम लोगों ने समझा। और जहां तक मेरा विश्वास है मित्रों, तो इससे बाहर शायद कोई क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसके बाद में मित्रों हम लोगों ने पवनों के बारे में पढ़ा, पवनों की विशेषताएं पढ़ी और पवनों के अंदर जो पहला प्रकार था स्थायी पवने वो पढ़ी अपन। इसके बाद में मित्रों सामयिक या मौसमी पवने, स्थानीय पवने, इनके बारे में कल विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए मित्रों मैं आप लोगों से यही विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी अपना 100% प्रयास करें और जो आप लोगों ने संकल्प लिया है उस संकल्प को सही साबित करने का या उसके अंदर सफल होने के लिए आपको भी अपना 100% देना अति आवश्यक है मित्रों। तो इसी के साथ मित्रों आज आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।